तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आज पोलरीमीटर पे। ठीक है, पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि पोलरीमीटर बेटा बेसिकली क्या है। पोलरीमीटर बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये बेसिकली आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। और किस लिए बच्चे यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि पोलरीमीटर ट्यूब का जो बेसिक यूज है वो हम किस लिए करते हैं? फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में सभी को पता है ना बेटा। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? लाइट को रोटेट करना, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना, इसको रोटेट करना। तो बेटा इसको रोटेट कैसे कर सकते हैं? तो क्लॉकवाइज में या फिर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। तो बेटा हम लोग ऐसे डिवाइस को क्या बोलेंगे? पोलरीमीटर। और पोलरीमीटर ट्यूब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था और मैंने आपको डिस्कस भी किया था इसके ऊपर। अब एक पॉइंट यहां से ये है कि यहाँ पे सर एडवांस में इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो बच्चों, मैं एडवांस सेक्शन की तरफ थोड़ा चलता हूं। तो देखो आपको पता है जो हम सोडियम लैंप यूज करते हैं, अपने फिजिक्स में यूज की होगी बच्चों, है ना। अपने फिजिक्स के अंदर सोडियम लैंप यूज की होगी, सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप बेटा कैसा होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को डिफाइन करता है? नहीं बच्चों, ये तो आपकी नॉर्मल जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको ही बच्चों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका सन है ना, सन जो पता है चारों डायरेक्शन में, हर किसी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? ठीक है, यहाँ से आपकी जो लाइट्स है वो आपकी वेव्स है वो आपकी ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, तो ये और सोडियम लाइट है, सोडियम लैंप है। और इस सोडियम लैंप के सामने बच्चों मैंने क्या रखा? इसके सामने रखा है मैंने एक, यहां पर लेते हैं, इसके सामने रखा है मैंने एक पोलरीमीटर। पोलरीमीटर यही पोलरीमीटर है। और इसके अंदर मैंने बताया था कि ये लाइट जब यहां से पास हो रही होगी इस पोलरीमीटर से, ये पोलरीमीटर है। और पोलरीमीटर के अंदर बच्चों एनसीईआरटी में दे रखा है ये कैल्साइट लेयर से बना होता है। इसके जो अंदर बच्चों लेयर होती है ना, बहुत ही थिक होती हैं, बहुत ही थिक लेयर्स होती हैं। ठीक है, क्रॉस लेयर्स होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं कैल्साइट लेयर। कैल्साइट लेयर का मतलब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ही थिन लेयर यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, और जब यहाँ से लाइट पास होगी तो आपको पता है वो किसी एक ही डायरेक्शन को ट्रेवल कर रही होगी, कर रही होगी बेटा, जिसको अपन बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। और ये जब किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन भरा होगा और इस सॉल्यूशन से बच्चों अगर ये लाइट पास हो रही होगी तो दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, या तो बच्चों आपकी क्लॉकवाइज, या तो ये लाइट आपकी क्लॉकवाइज मूव करेगी, या फिर लाइट आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर बच्चों आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? इसी को बोलते हैं हम, दिस इज द टेस्टिंग फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये जो मैंने बीच में उसका यही आपका पोलरीमीटर ट्यूब है। तो पोलरीमीटर ट्यूब पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखते हैं बच्चों, तो जो पोलरीमीटर ट्यूब अपन ने यूज किया था, ठीक है, तो उसमें जो थीटा बच्चों प्रोड्यूस होता है वो थीटा किस पे डिपेंड करता है? तो थीटा जो बच्चों डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिलेशन देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहां लिख सकते हैं इंटरसेक्टेड। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय पीपीएल लाइट। ठीक है, एक तो ये रिलेशन होता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो मैं पहले रिलेशन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट रिलेशन की, कि जो थीटा है, जो आपका एंगल यहां प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरसेक्टेड बाय प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे थीटा उतना ही ज्यादा आपको दिखाई देगा। मतलब एक मॉलिक्यूल होगा तो एक थीटा वैल्यू आएगी, दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे और मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल उसमें सॉल्यूशन में फिल कर दिए हैं, तो रिजल्टेंट थीटा आएगा ना, वो सबका एडिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, अगर आपके मॉलिक्यूल एक से अधिक ऑप्टिकली एक्टिव डाल दिए गए बीकर के अंदर, जैसे ये बीकर है, इस बीकर के अंदर एक मॉलिक्यूल ए है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, एक मॉलिक्यूल बी है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है,
एक मॉलिक्यूल से ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो तीनों इसका आपका जो एंगल आएगा θ1, ये रिलेशन ध्यान रखो, इसका एंगल θ2, इसका एंगल θ3, तो जो रिजल्टेंट आपका जो थीटा आएगा वो तीनों का एडिशन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मेन से क्वेश्चन आएगा तो एक ही कंपाउंड को लेकर पूछ जाएगा। अगर एडवांस में क्वेश्चन आया तो आप कैसे करना है, तो आपको तीनों ही थीटा या 4 थीटा जो भी जितने आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपको ऐड कर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट रिलेशन सभी बच्चों क्लियर है कि नहीं, बताओ बच्चों। सेकेंड हम लोग बात करेंगे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन पे कब डिपेंड करेगा? जब बच्चों पोलरीमीटर ट्यूब जो था ना, जो पोलरीमीटर ट्यूब था, इस पोलरीमीटर ट्यूब में लिक्विड भरेंगे बेटा, इसकी जो लेंथ थी, याद है ना बेटा, इसकी जो लेंथ थी, जब आपका जो थीटा है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा तो उसमें कांस्टेंट बच्चों क्या होगा, तो उसमें जो लेंथ है वो आपकी कांस्टेंट होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब थीटा आपके कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कौन सा, जो मैं पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर बच्चों सॉल्यूशन को फिल करने वाला हूं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं सॉल्यूशन पोलरीमीटर ट्यूब में फिल करूंगा उसी के कॉन्सेंट्रेशन पे थीटा का डिपेंड कर रहा है, तो उसमें लेंथ बच्चों आपको क्या माननी है? कांस्टेंट माननी है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिलेशन की बात करेंगे तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भाई लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है, जब लेंथ पे डिपेंड करेगा तो बच्चों कांस्टेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो उसमें बच्चों आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इसको वेरिएबल नहीं लेना है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों के रिलेशन को मैंने मैथमेटिकली डिफाइन किया था कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ, किया था ना बच्चों? अरे बताओ सभी लोग, यहाँ पे किया था ना अपन ने इस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका कॉन्सेंट्रेशन इनटू आपका लेंथ, और प्रोपोर्शनल के साइन को निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन आपको लाना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू सी इंटू एल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं कि जो अल्फा आ जाएगा वो बच्चों क्या आएगा? थीटा डिवाइड बाई सी इंटू एल। ये आपका जो रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अल्फा क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन में यही लैंग्वेज पूछेगा बेटा। मैथमेटिकली न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आएंगे तो अपन एडवांस में सॉल्व कैसे करेंगे। और हमेशा बच्चों आपके एडवांस में न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं। जेई मेंस में सिर्फ क्वेश्चन आते हैं बेटा आपकी डिपेंडेंसी के, कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, थीटा बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो बताओ किस तरीके से आपकी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी। बाकी वैल्यूज दी जाएंगी, सीधा आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बाकी रिलेशन किस तरीके से भी चेंज होते हैं, मैं भी बताऊंगा। तो अल्फा क्या है? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपसे बोला भी जाएगा और पूछ भी सकते हैं बहुत बार, है ना, नहीं दिया जाएगा। थीटा क्या है? थीटा है बच्चों आपका ऑब्जर्व्ड, दिस इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। प्लीज ध्यान देना बेटा, थीटा क्या है? थीटा आपका है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अल्फा आपका है, अल्फा क्या है बेटा? अल्फा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। बात समझो। सी बेटा क्या है? सी आपका है कॉन्सेंट्रेशन, सी आपका है कॉन्सेंट्रेशन, जो हम लिक्विड को, जो हम सॉल्यूशन को फिल करने वाले हैं, तो सी आपका कॉन्सेंट्रेशन है। और कॉन्सेंट्रेशन का बेटा यूनिट यहाँ पे रहता है, मैंने पहले बोला था ग्राम पर एमएल, मैंने डिस्कस किया था ना बेटा, ग्राम पर एमएल हम लोगों ने डिस्कस पहले किया था। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रखते हैं। अब आते हैं लेंथ। तो बेटा एल क्या है? एल आपकी है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। और ये बच्चों किस में रहेगी? डेसीमीटर में, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा डेसीमीटर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये यूनिट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन लोग एक बार समराइज करते हैं। थीटा बच्चों एक पहला रिलेशन आपका सेपरेट है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान देना। बाकी दोनों रिलेशन आपके बहुत ही इजी हैं। पहले रिलेशन में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो आपकी जो थीटा की वैल्यू होगी वो बच्चों एडिशन कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा थीटा बच्चों मैथमेटिकली क्वेश्चन आएगा तो नीचे दोनों सेक्शन पे सेकंड और थर्ड रिलेशन से बनेगा। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे लेंथ कांस्टेंट रहेगी। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जब होगा तो कॉन्सेंट्रेशन आपका कांस्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट बच्चों थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल हो जाएगा। फिर प्रोपोर्शन का साइन निकालेंगे तो बच्चों कांस्टेंट यहाँ पे आएगा अल्फा। इसी अल्फा को बेटा हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा आपका है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है स्पेसिफिक एंगल में और आपके ऑब्जर्व्ड एंगल में।
दोनों के दोनों अलग वैल्यूज है, दोनों के दोनों अलग तरीके से क्वेश्चन में दिया जाएगा। बहुत बच्चे थीटा और अल्फा को अलग तरीके से यूज कर लेते हैं, कभी थीटा को बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल और अल्फा को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड एंगल, इसलिए गलती वहां पे हो जाती है। सी आपका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हम यूज करेंगे ग्राम पर लीटर, इसका यूनिट है। यूनिट को प्लीज सावधानी से ध्यान रखना पड़ेगा। लेंथ बेटा आपकी पोलीमीटर ट्यूब की है जो यहाँ पे मैंने बनाई है, और आपका यहाँ पे यूनिट रहेगा डेसीमीटर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो बताओ बच्चों, किसी बच्चों कोई डाउट? ओके ठीक है, चलो बेटा आप लोग का माइक अनम्यूट है, प्लीज आप बोल भी सकते हो अपने माइक के थ्रू भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ये क्वेश्चंस मेंस में यहां पे आया था, ये लैंग्वेज के ऊपर, कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड नहीं करता है। बेटा फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था आपका अल्फा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई सी इंटू एल। यही तो था ना फॉर्मूला हमारा। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ये जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, बताओ बच्चों। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो ये जो अल्फा दिख रहा है मुझे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ऐसे, और अल्फा आप बोलोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू एल, लेकिन ये रिलेशन करेक्ट नहीं है, ये रिलेशन इनकरेक्ट है, ये रिलेशन यहाँ पे फॉलोड नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक बार लाइन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये नोट है आपका, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन मैं लिखूंगा इज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड लेंथ। कंसंट्रेशन ऑफ लेंथ इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, इस टर्म को ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थीटा वाला रिलेशन सी और एल पे डिपेंड करेगा, अल्फा डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है, ये बात समझ लो आप। आपका जो अल्फा होगा, जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, वो आपका कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का है और जो लेंथ है पोलरीमीटर ट्यूब की, उन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो अब मैं बोलूंगा कि अल्फा डिपेंड किस पे करेगा, अल्फा डिपेंड किस पे करेगा? तो अल्फा बच्चों डिपेंड करेगा ओनली थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? थीटा पे डिपेंड करेगा। तो अल्फा डिपेंड ओनली ऑन थीटा, मेरी बात समझ में आ रही है? और बच्चों अल्फा इक्वल टू थीटा कब होगा? अल्फा इक्वल टू थीटा कब होगा आप बताओ मुझे। मतलब इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन और जो आपको जो थीटा निकला था रोटेशन, इन दोनों की वैल्यू इक्वल कब होगी? इक्वल बच्चों कब होगी बताओ? जब कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ बेटा यूनिटी हो जाए। हाँ बिल्कुल प्रथमेश, सी इंटू एल की वैल्यू 1 हो जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ अगर दोनों के दोनों बच्चों यूनिटी हो जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बेटा, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यूनिटी का मतलब 1 ग्राम पर ml, बेटा यूनिट प्लीज ध्यान रखना, 1 ग्राम पर ml। जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए और आपका जो लेंथ है वो बेटा आपका 1 डेसीमीटर हो जाए पोलरीमीटर ट्यूब का, अगर ये दोनों के दोनों केस अगर आपको मिल जाए, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो उस केस में आपका अल्फा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्फा बच्चों आपके थीटा पे डिपेंड करेगा। ये आपकी मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट की हुई आपकी प्रैक्टिकल वैल्यूज है, इनको आप एज इट इज इसी तरीके से ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक एंगल आपका डिपेंड नहीं करेगा कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ पे। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? बताओ जल्दी से, बताओ सभी लोग। अब मैं आपसे पूछूंगा कि थीटा किस पे डिपेंड करता है? तो थीटा बच्चों डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे एंड लेंथ पे। जो थीटा बच्चों निकल के आता है ना, ये थीटा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेंथ पे। लेकिन जो अल्फा है वो डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेंथ। क्या भाई दोनों ही आपके रोटेशन वाले एंगल है ना? एक तो आपका स्पेसिफिक है अल्फा, तो अल्फा जो है वो कॉन्सेंट्रेशन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। कौन करता है डिपेंड? तो आपका थीटा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेंथ। कॉन्सेंट्रेशन और जो लेंथ है उस पर सिर्फ थीटा डिपेंड करेगा। जो अल्फा है वो आपका डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि थीटा ऑलरेडी डिपेंड कर चुका है। तो जो दोनों में से कौन से एंगल डिपेंड करेंगे?
तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन आपका डिपेंड नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ रही है? सीधा सा रिलेशन है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। देखो मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, हाँ रिपीट करता हूं मैं। देखो अगर क्वेश्चन आएगा अल्फा पर डिपेंड करेगा क्या? क्या बेटा? थीटा अल्फा पर डिपेंड करेगा क्या? हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि थीटा अल्फा पे डिपेंड करेगा क्या। तो देखो अब यहाँ पे ये जो रिलेशन दिख रहा है ना, ये अल्फा के साथ यहाँ पे लिखा था मैंने, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मुझे बताओ अल्फा मैंने कब यूज किया था? अल्फा मैंने तब यूज किया था मैंने प्रोपोर्शनल के साइन को निकाला था। तो अल्फा क्या है? अल्फा का नॉन रूट स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, लेकिन ये आपका फिक्स है, ये आपका कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है। अल्फा इज एक्चुअली कांस्टेंट। अपन इसे बहुत बार, जैसे बुक्स में नहीं है लेकिन इसको बहुत बार मैंने डिफरेंट तरीके से सोचा है कि अल्फा को क्या हम लोग एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों क्या है, प्रोपोर्शनल को साइन को निकालते हैं अपन लोग, तो मैं जनरली कांस्टेंट लेके आता हूं और वो कांस्टेंट का नाम अल्फा है। तो अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, थीटा पे, या आपका जो लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, बिकॉज ये जो अल्फा है ना, हर किसी लिक्विड के लिए यूनिक होता है, हर किसी लिक्विड के लिए यूनिक होता है और फिक्स होता है, इसलिए कांस्टेंट होता है। और जनरली बच्चों अल्फा की वैल्यू डिफाइंड होती है आपकी 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर को बदलूंगा, चेंज करूंगा, तो हर किसी सॉल्वेंट, हर किसी सोल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू बदलती जाती है। तो वो टेबल को याद नहीं करना, अपन को टेबल पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको न्यूमेरिकल में या तो अल्फा दिया जाएगा उस लिक्विड के लिए, या फिर आपको थीटा सी और एल दिया जाएगा, अल्फा निकालना होगा, बस इतना करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा कभी भी ना तो थीटा पे डिपेंड करेगा, ना कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना लेंथ पे डिपेंड करेगा। आपका अल्फा डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर पे। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन या स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल आपका है ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑल दे रखा है, उसका आपको निकालना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू बच्चों दे रखी है, प्लस में दे रखी है 20 डिग्री, ध्यान देना बच्चों। और इसमें आपको दे रखा है एक लैंग्वेज और कि 4 ग्राम आपका सॉल्यूट जो है, 4 ग्राम आपका जो सॉल्यूट है वो बच्चों डिजोल्व हो रहा है, वो डिजोल्व हो रहा है इन 40 ml सॉल्यूशन। 40 ml सॉल्यूशन के अंदर, 40 ml सॉल्यूशन तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं सॉल्वेंट बोलूंगा, 40 ml सॉल्वेंट बोलूंगा, है ना, वो आपको सॉल्वेंट की बिन है। तो 4 ग्राम डिजोल्व हो रहा है 40 ml के अंदर, ठीक है। और यहां पे आपको दे रखी है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब आपको दे रखी है। जरा सॉल्व करो, साथ में बच्चों कॉपी पेन निकाल लो और सॉल्व करो। आपको ये दे रखी है 200, ठीक है, 200 मिलीमीटर। थोड़ा मैं चेंज कर दूं यूनिट, 200 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन आपका ना जेई एडवांस का है, ये क्वेश्चन आपके जेई एडवांस का है, 2014 का है बच्चों, 2014 क्वेश्चन है। देखो कितना इजी पूछा गया है, पूछा है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन पूछा गया है, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल का, जहां पे थीटा ऑलरेडी आपको गिवन है 20 डिग्री पॉजिटिव में। 4 ग्राम आपका जो भी सॉल्यूट था उसको डिसॉल्व किया गया है 40 ml के अंदर, और लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब आपको दे रखा है 200 मिलीमीटर। चलो बच्चों सॉल्व करो, क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। कितने बच्चों का आंसर आया, जल्दी बताओ बच्चों। सर 100 आएगा। 100 आएगा, ओके। बाकी लोग सॉल्व करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1, प्रतीक ने बोला है अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। चलो देखो क्या होगा भाई, सीधा सा है, अल्फा इज इक्वल टू ऊपर 20 हो जाएगा। बताओ, ये थीटा ऊपर आ जाता है ना, नीचे क्या होगा C इंटू एल। सी कितना बेटा, C निकालना पड़ेगा। तो 4 ग्राम डिसॉल्व इन 40 ml, तो क्या बेटा 4 डिवाइड बाई 40 कर ले अपन, यूनिट तो बच्चों क्लियर ही है, यहाँ पे ml में ही है, इनटू
ये तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गया है। कॉन्सेंट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट ने आपने जरूर पढ़ा होगा, ये छोटा सा टर्म है, ग्राम डिवाइड बाई, ठीक है, जो आपका, क्योंकि एमएल में ही निकालना है, उसको चेंज नहीं करना है अपन को, ठीक है, याद ध्यान रखना। इनटू आपका यहाँ पे ये 200 मिलीमीटर है, इसको डेसीमीटर में चेंज करो बच्चों, इसको डेसीमीटर में चेंज करो, कितना डेसीमीटर आएगा बताओ? 2 यस 2 आएगा डेफिनेटली, इसलिए यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे सॉल्व कर लो, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 टाइम्स हो गया ना, नीचे 10 आ गया, 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा, क्या बेटा? 10 ऊपर जाएगा, वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर। हाँ ये इसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से लिख लेते हैं ना, जैसे हम पहले बच्चों में लिखते थे वही वाला तरीका, कोई बात नहीं। इस ये आपको ये मिला ना, यहाँ से ऐसे 20 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 10 ऐसे तो होगा ना, इंटू आपका 2, आराम से लिख लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। और इसे इजी कर लो, 20 डिवाइड बाई 2 बाई 10 हो गया ना आसान, और इसी से कैंसिल कर दो, 1/5 हो गया, तो 5 को ऊपर ले जाओ सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना हो गया? 100 आया ना? अरे 100 आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है क्या? सभी बच्चों क्लियर हो रहा है? भैया आंसर करो एक बार, सभी बच्चों के माइक अनम्यूट से प्लीज। आकांक्षा, अमूल्य बेटा प्लीज। बहुत इजी था। हाँ बहुत इजी था। ओके यार देखो, मैं सीरियसली बताऊं यार, मैं एक देखो एक लाइन में यूज करता हूं। चलो अब एक क्वेश्चन मैं ऐड करता हूं, क्वेश्चन वही है बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैं एक टर्म को ऐड और करता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को ऐड करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने वहां पे सॉल्व कर लिया, अल्फा निकाला। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। इफ इन दी above question, if in the above question dilution is doubled, dilution is doubled, dilution का मतलब है addition of water, addition of water molecule, ठीक है, dilution is doubled, ठीक है। then find specific angle of rotation, then find स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, ठीक है। और डाटा आपका स्टेज वही है, तो पूछा है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंड उसमें ये भी पूछा गया है कि ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन की भी वैल्यू इसमें डिस्कस की गई है, तो पूछा गया है। बताओ बच्चों, क्वेश्चन वही है, आपको पता है ना अल्फा क्या दे रखा था, हम लोगों ने क्या निकाला था, अल्फा कितना आया था बताओ मुझे? 100। वो तो वहां पे पहले केस में 100 आया था, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है, 100 यूनिट लिख लो आप, वो टर्म लिख लेना, ग्राम पर एमएल जो आपको कॉन्सेप्ट था। अच्छा मैंने आपसे ये बोला था कि पहले वाले जो क्वेश्चन था, फर्स्ट केस था, उसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं था कि डायल्यूशन आपको डबल करना है। यहाँ पे बोला गया है कि वही वो जो सॉल्यूशन गिवन था, उस सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जब मैं ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने बोला है कि डाइल्यूशन इज डबल्ड। डाइल्यूशन डबल का मतलब है कि मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अमाउंट में ऐड कर रहा हूं और एक्सेस में ऐड कर रहा हूं, और जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑब्वियसली वो डिक्रीज करेगा। अरे आपको पता है बेटा, सॉल्वेंट बढ़ाऊंगा, पानी में ज्यादा डालूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना। लेकिन उसने बोला है कि डाइल्यूशन डबल करने का मतलब क्या, समझो, डाइल्यूशन डबल करने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं आपसे बोलूं कि अल्फा पर कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, देखो उसमें क्या है, मैं आपको सीधा बोलता हूँ, मैंने आपको सॉल्यूशन दिया HCl, उस HCl का कॉन्सेंट्रेशन है 10 यूनिट मान लेते हैं अपन, ठीक है, मोलरिटी जो भी है मोलरिटी में। अब उसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी मैंने जैसे तो डाल दिया, डालने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो नंबर ऑफ H+ आयन ना, बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ OH- आयन। तो जो H+ आयन जो आपको मिलेंगे वो डेफिनेटली अधिक होंगे, वो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल मैंने डाला HCl में, देखो वाटर मॉलिक्यूल डाला मैंने इस HCl के साथ, तो सीन क्या होगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल तो होता है आपका क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो बच्चों करेगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अरे करेगा ना H+ और OH-, और HCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये बड़ा पूरी डिसोशिएट करेगा H+ और Cl- के फॉर्म में। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या बच्चों? इतनी बात क्लियर है क्या? सर
यस Yes, सर। sir. यहाँ से जो HCl से निकला H+ आयन था, ये बच्चों इस वाटर मॉलिक्यूल के OH- से कंबाइन, जिसको बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। इक्विलिब्रियम में आता है बच्चों, ऑड आयन इफेक्ट टर्म आता है। तो बच्चों यहाँ पे OH- आयन आपके वाटर मॉलिक्यूल का, H+ आयन बच्चों आपके एसिड का, दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बच्चों फिर से वाटर मॉलिक्यूल। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो जो इफेक्ट था, जो स्ट्रेंथ थी एसिड की HCl की, वो डिपेंड और डिफाइन हो रही थी विद द हेल्प ऑफ दिस H+ आयन। वो तो बच्चों खत्म हो चुका है, बच्चों वाटर मॉलिक्यूल बना लिया ना। तो कहीं ना कहीं HCl का जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन था, और जो जब वाटर मॉलिक्यूल में ऐड कर दूंगा तो आएगा न्यू कॉन्सेंट्रेशन, तो वो तो बच्चों क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। ये आयन इक्विलिब्रियम का टर्म है, इसको थोड़ा सा मैंने रिलेट किया है। वैसे भी कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर आप किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड में अगर आप वाटर मॉलिक्यूल डालते हो, पानी डालते हो, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, यही होता है ना। तो क्वेश्चन हमारा पूरा समझो। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अगर मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को मैंने ऐड किया, डाइल्यूशन अगर आपका डबल हो गया है, तो फिर आपका स्पेसिफिक एंगुलर रोटेशन कुछ नया आएगा या फिर वही रहेगा जो ऑलरेडी पहले था? बताओ मुझे। वही रहेगा सर। वही रहेगा, सर बिल्कुल डबल हो सही। जाएगा। मैंने पहले बोला था कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बताओ, मैंने बोला था कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। भाई पानी आप, अरे पानी आप 10 दिन के लिए डाल दो, कोई इश्यू नहीं है। पानी कम कर लो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, कॉन्सेंट्रेशन कम कर लो, लेंथ बढ़ा लो, लेंथ छोटी कर लो, कुछ भी कर लो बेटा, ये अल्फा डिपेंड नहीं करेगा। तो अल्फा डिपेंड नहीं करेगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन के घटाने से, बढ़ाने से, कुछ भी चेंज करने से, फ्रैक्शन चेंज करने पे कभी भी आपके अल्फा की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो अल्फा विल बी 100 यूनिट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ कम थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? बताओ बच्चों, थीटा क्या होगा? 10 आ जाएगा सर। 10 होगा। 10 क्यों होगा? कोई आंसर? अगर मैं बोल रहा हूं आफ्टर डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। अभी आपको मैंने बताया था, बताओ बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल डालने पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, और डिक्रीज कितना बच्चों हो जाएगा? मैंने बोला डबल। भाई डबल डाइल्यूशन किया है तो कॉन्सेंट्रेशन बच्चों आधा हो जाएगा। अरे हाफ होगा ना, यस सर। कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर है बच्चों। तो थीटा का क्या रिजल्ट हो जाएगा बताओ सीधा? कितना ऊपर 20 आएगा ना, नीचे कितना आ जाएगा 2, कितना हाफ आ होगा जाएगा सर वो भी। 10। और यूनिट आप ध्यान रखना है इसका। क्लियर है क्या? तो 10 वाले को टिक करना, आपका आंसर बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ये एडवांस के सेक्शंस हैं। अब देखो नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा, जिसमें हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रायोरिटी की। ऑप्टिकल प्रायोरिटी या फिर बच्चे उसको बोलते हैं अपने एक नाम से और ओपी के नाम से कॉल करते हैं, ठीक है। और या फिर बच्चे उसको अपन कॉल करते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस। बेटा याद है एनेंशियोमेरिक एक्सिस? हम लोगों ने कितना अच्छे से पढ़ा था, वही केमिकल रेजोल्यूशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? हम लोगों ने कल ही बहुत सारे इसमें ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। एसिड गिवन है तो कौन सा आपको रिएजेंट यूज करना है, क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों आईआईटी के अंदर, ठीक है। चलो अब वही तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो चीज अभी आप पढ़ा रहे हो ना, ये कर रहे हैं फोकस। तो देखते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर ए सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव वन आइसोमर मस्ट बी इन एक्सिस। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका, मस्ट बी इन एक्सिस, ठीक है। तो वहां पे हम डी और एल के बारे में करेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल प्रायोरिटी आती है, ऑप्टिकल प्रायोरिटी आती है बच्चों, मॉड के अंदर लिखते हैं डी माइनस एल। दिस इज फर्स्ट रिलेशन, ध्यान दो। ऑप्टिकल प्रायोरिटी सबसे पहले डिपेंड करती है डी माइनस एल पे। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ध्यान से सुनना क्या चीज, एक बार टर्म को समझ लो जरा। हाँ रोहित, बिल्कुल मैं क्या करूंगा, हाँ मैं थ्योरी वाला जो सेक्शन है, जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, उसको मैं एक बार सेंड कर दूंगा आप लोगों को।
और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है, मैं सेंड भी कर दूंगा। तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, आप कभी भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके साथ लेक्चर्स हमेशा रहेंगे, एग्जाम के लास्ट टर्न तक रहेंगे। जब भी आप, क्योंकि आपके साथ, आपकी क्लास के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आपको ज्यादा मजा आएगा सुनने में, तो बिल्कुल आप चीजों को पूछ वहां भी देख सकते हो। और जब भी कोई भी क्वेश्चंस बेटा मेंस, एडवांस, सीईटी किसी भी लेवल का कहीं भी मिलता है, आप प्लीज मुझे पर्सनली भेजो, आप ग्रुप पे डालो, मैं सॉल्व करने को तैयार हूं। और मैं जितने ज्यादा मुझे क्वेश्चन मिलते हैं ना, मैं डेली में मोर देन 30 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ अलग अलग बच्चों के, ठीक है। आप डेफिनेटली मुझे क्वेश्चंस जितने डालो उतना बेटर है। मैं जब देखूंगा बिल्कुल डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करूंगा, क्वेश्चंस पूछो। और मैं हमेशा बोलूंगा कि एक बार आप थ्योरी को कम पढ़ो, लेकिन न्यूमेरिकल आप अधिक से अधिक करो, ठीक है। न्यूमेरिकल आप अधिक से अधिक करो, आपका जो सिलेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन थ्योरी पूरी पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स ना करो, अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। बात सबको बेटा समझ में आ रही है? सपोज आपने ड्राइविंग स्कूल में कार चलाना सीख ली, और फिर आपने घर में आने के बाद आपने अप्लाई नहीं किया 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने तक, तो फिर तो आप भूल ही जाओगे ना, है ना। कभी क्या होगा, एक्सीलेटर को ब्रेक मार लोगे, मानोगे ना, तो फिर क्या होगा, वही चीज। तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है, अप्लाई करना सीखेंगे अपन, तभी हम एक अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम लोग पीछे नहीं है, वेदांतु, बायजूस, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो भी है, किसी से हम लोग पीछे नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को करते रहो, क्वेश्चंस को करते रहो, जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूं ट्राई करो। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल मैं थ्योरी भेज दूंगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ देखो, पहला पॉइंट ये कि हमने बोला है एनेंशियोमेरिक एक्सिस। और ऑप्टिकल प्रायोरिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल, जैसे मैं बोलूं एक बच्चा सी बैच का है, एक बच्चा किसी और बैच का है, तो मैं प्रायोरिटी किसको देख दूंगा? सी बैच वाले बच्चे को। अरे दूंगा ना मैं, सी बैच वाले बच्चों को मैं प्रायोरिटी क्यों दूंगा? अरे भाई मेरे साथ कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, मेरी बातों को सुनते अच्छे से हैं, रिजल्ट लेके आएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड है, डेफिनेटली कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छे से होगा। तो वही है, प्रायोरिटी किसकी अच्छी? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की अपन बात करते हैं तो डी और एल आता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो डी और एल के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो इन दोनों में से मैंने बोला है, समझना ध्यान से, लैंग्वेज में क्या होगा, फॉर ए सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव वन आइसोमर मस्ट बी इन एक्सिस। अगर दोनों 50-50% हो गई तो सर ऑप्टिकल प्रायोरिटी नहीं होने वाली है। ऑप्टिकल प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि डी और एल में से एक एक्सिस में हो। मेरी बात समझ में आ रही है? एनेंटियोमर एक्सिस का मतलब क्या, कि दोनों में से कोई एक एक्सिस में हो। तो जो एक्सिस मान लेते हैं डी एक्सिस में है, तो बेटा रिजल्ट क्या होगा, डी माइनस एल। अगर एल एक्सिस में तो एल माइनस डी, बट मॉड के साथ लिखा है मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पॉजिटिव में आने वाला है। बताओ जल्दी से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी से। ओके ओके, थैंक यू। अब इसके बाद देखो, इसमें एक क्वेश्चन और आता है परसेंटेज पे, कि परसेंटेज बच्चों ऑप्टिकल प्रायोरिटी की, या फिर लिखा होगा परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सिस की, ठीक है। ये अगर मैं टर्म पढ़ाऊंगा नहीं तो आपका है ये आसान, बट अगर पढ़ाऊंगा नहीं तो बेटा बात नहीं बनेगी। तो दोनों एक ही टर्म है, तो अगर परसेंटेज निकालने को आएगा तो आप निकाल पाओगे। बताओ क्या होगा, मॉड में ऊपर डी माइनस एल डिवाइड बाई, नीचे क्या होगा बच्चों, डी प्लस एल, फॉर्मूला समझ लो, ये एल है, ठीक है। और यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करें बच्चों, 100 का, बस हो गया। परसेंटेज निकालने को है तो ऐसे निकालना, डी माइनस एल डिवाइड बाई डी प्लस एल, मॉड के साथ रहेगा ये पूरा, इनटू आपका 100। ये आपका सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान देना है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो पहला तरीका पूछा जाएगा, है ना। दूसरा परसेंटेज के बारे में पूछा सकता है। तीसरा और पूछेगा, तीसरा किस तरीके से पूछेगा, कि परसेंटेज ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सिस, या आपका परसेंटेज ऑफ जो आपका ओपी है। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ पे डाटा अलग तरीके से डाटा दिया जाएगा, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइड बाई, नीचे होगा आपका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा डिवाइड बाई अल्फा, और इनटू कर देना 100। तो एक रिलेशन आपका ये भी होता है, थर्ड रिलेशन। किसी भी तरीके से दिया जाए आप करने को बिल्कुल तैयार हो। क्लियर है ये पॉइंट? इसके बाद देखेंगे हम लोग, एक पॉइंट इसमें और आता है छोटा सा। अगर आपसे पूछता है कि परसेंटेज ऑफ ओपी, ठीक है, ओपी हम लोगों ने पढ़ा है, प्लस परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना वैल्यू आएगा बेटा, 100। कितना आएगा, 100 आएगा। ये रिलेशन हो गया आपका 4। ये सारे के सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट एडवांस के लिए। तो आपका जो एनेंशियोमेरिक एक्सिस,
ठीक है, या फिर हम ओपी बोल सकते हैं, प्लस एडिशन ऑफ रेशियो मिक्सचर, इनकी वैल्यू हमेशा आपकी 100 आती है और इसके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वो आप ट्राई करना। तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, एक बार क्वेश्चन आप लोग देखना और इसे ट्राई करोगे सॉल्व, या फिर मैं क्वेश्चन आपको जब भी डाउट सेशन वाला भी टाइम जब भी आएगा तो उसमें मैं क्वेश्चन करा दूंगा, या फिर आज मैं आपको घर के लिए, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है आपका, फाइंड परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एल, ठीक है, इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, इफ ऑप्टिकल प्योरिटी, इफ ऑप्टिकल प्योरिटी उसने बोला है, ऑप्टिकल प्योरिटी इज 80% एल, 80% एल उसने ये बोला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करो, फाइंड परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एल, ठीक है, इन द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज इफ ऑप्टिकल प्योरिटी आपको गिवन है 80% एल। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगा लो और यहाँ पे इसका आपका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा। एक बार बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है बस। क्या होगा सॉल्यूशन से, किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो बच्चों, पहले हम बात करते हैं रेशमिक मिक्सचर की। तो रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या है बताओ, रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या है कि परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज एल, अरे भाई वही तो होगा ना, परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज एल, और दोनों के दोनों बच्चों कैसे हो, हम जनरली बात करते हैं 50-50% की बात करते हैं, बताओ बच्चों करेंगे ना। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे उसने क्या दिया है कि जो मिक्सचर है, समझो ध्यान से, जो मिक्सचर है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के दो फॉर्म में होंगे, एक तो डी फॉर्म एक एल फॉर्म, बात समझना। एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ग्लूकोज के दो फॉर्म होंगे बच्चों, एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन वाला और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा बेटा वही क्या बनाएगा, रेशमिक मिक्सचर को बनाएगा। अरे सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। अब उसने बोला है कि जो मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज है उसमें ऑप्टिकल प्योरिटी बच्चों एल फॉर्म की ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है, 80%। एल फॉर्म की ऑप्टिकल प्योरिटी 80% है, ऐसा उसने बोला है, प्योरिटी की बात की जा रही है। तो हमें रेशियो मिक्सचर में जो डी और एल फॉर्म होता है तो बचा कितना, 100 माइनस 80 करेंगे तो आपका 20%। जो 20% बचा है वही 20% बेटा 10% आपका एक्स्ट्रा एल होगा और 10% आपका डी होगा। ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। तो अब इसमें से लीवो फॉर्म क्या होगी, तो लीवो फॉर्म बच्चों हो जाएगी आपकी 80 प्लस वो जो 10 आया था परसेंटेज, यहां भी ये 10 निकाला था है ना, 10 ये वाला, तो यहां से लीवो फॉर्म हो जाएगी आपकी 90% और आपकी जो डेक्स्ट्रो फॉर्म होगी वो आपकी हो जाएगी ओनली 10%। तो यही इसका आंसर है, 90% एंड 10%। फिनिश। पहले बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, नहीं आया तो मैं इसको रिपीट करता हूं। क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल बेस है। आकांक्षा, अमूल्या, अनिकेत बताओ बेटा जल्दी से। यस, तो देखो एडवांस सेक्शन डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा लॉजिकल होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, आईक्यू बेस्ड होता है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एल, परसेंटेज एल, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एल, इसको फाइंड आउट करना है। इसमें इन द मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, इन द मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड in observed angle of rotation यहां पे दिया है, रोटेशन इज 20% डी, ये दिया है उसने, एंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन उसने दिया है बच्चों कितना, उसने दिया है 40%। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये भी आपके जेई एडवांस का है, प्रीवियस ईयर का ही बच्चों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2017 के अंदर आईआईटी ने पूछा था। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो और आंसर बताओ। चलो तो यहाँ पे देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कशन भी किया था इसी के ऊपर। तो बेटा परसेंटेज जो प्योरिटी थी, ठीक है, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या था बच्चों वहां पे,
20 ऊपर आएगा जो आपका ऑब्जर्व वाला था, डिवाइड बाई 40 नीचे आएगा, स्पेसिफिक वाला पढ़ाया था ना, इंटू आप 100 कर लो। सर इसको 0 से 0 कैंसिल, ये 1/2 हो जाएगा, 2 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर विल बी 50% ऑफ डी। पहले ये समझ लो, डी 50% हुआ ना, डी तो सीधा 50% हो जाएगा ना फॉर्मूले से। अब आओ रेशियो मिक्सचर पे, तो रेशियो मिक्सचर क्या बोलता है, ये बोलता है कि सर 50%, तो 50% में से 25 क्या होगा, डी होगा, और 25 क्या होगा बताओ मुझे, एल होगा ना, बताओ बच्चों। यस सर। कुछ पूछना है, किसी बच्चों को कुछ पूछना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, 25 ये एक्स्ट्रा मिल गया, और 50 आपका ये था, तो 50 प्लस 25, तो व्हाट इज द आंसर 75। तो बिल्कुल सही किया था, 75 आपका क्या हो जाएगा डी, और एल आपका हो जाएगा जो बचा हुआ सामने दिख रहा था रेशियो मिक्सचर के अंदर 25, तो 75 एंड 25 इज द आंसर। इसी तरीके से सॉल्व किया है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, मजा आ गया यार, मतलब आप तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो डेफिनेटली यार। बाकी बच्चे भी आंसर कर दें यार, है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं बच्चों, और बाकी मैं क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा, प्लीज ट्राई करना, नहीं बने तो मुझसे पूछना, आपको वहां तक पहुंचना है। मैं हर तो कन्फर्मर्स में, यस आवाज आ रही है सभी को, एक बार बता दो मुझे। हाँ सर। सभी बच्चों को आ रही है? हाँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करें कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स है क्या, तो मैंने बोला है कन्फर्मेशन एक प्रोसेस होता है, also referred to the conformers or conformational isomers are different arrangement of atoms that occurs as a result of rotation about single bond। यहाँ पे एक वर्ड बेटा यूज किया है सिंगल बॉन्ड के अबाउट आपका रोटेशन। तो देखो कन्फर्मर्स को मैं बहुत एक सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि कन्फर्मर्स में होता क्या है। कन्फर्मर्स एक तरीके से आपके ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। कैसे हैं बच्चों, ऑप्टिकल है कि ज्योमेट्रिकल है? ऑप्टिकल है ज्योमेट्रिकल? ना ही ऑप्टिकल है ना ही ज्योमेट्रिकल है, पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि ये टाइप कन्फिगरेशन आइसोमर हमने लोगों ने पढ़ा था, याद होगा 3D टाइप आपके स्टार्ट में जो कैटेगरी थी उसमें दो पार्ट नीचे आए थे, कन्फिगरेशनल और आपके कन्फॉर्मेशनल। तो ये कन्फिगरेशनल आइसोमर में दो पार्ट थे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, लेकिन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पूरा अलग अलग है आपका, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है आपके ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल के साथ। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बिल्कुल भी यहाँ पे रिलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के अंदर। सबको समझ में आ रहा है? चलो पहली चीज तो ये समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब पहले यहाँ पे ये समझते हैं, एक छोटा सा पॉइंट अब लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको कि बच्चों ऐसे स्टीरियो आइसोमर, हालांकि स्टीरियो आइसोमर्स ही है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो बच्चों फॉर्म होते हैं ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस अराउंड बेटा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान देना, मैं सारे वर्ड यूज आपके टर्म यूज करूंगा। तो स्टीरियो आइसोमर्स में बोलता हूं कि सच स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जैसे सिग्मा बॉन्ड, तो उनको बच्चों बोलते हैं रोटोमर्स। क्या बेटा यूज करते हैं, रोटोमर्स। अगर रोटेशन होगा, देखो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, बेटा पाई बॉन्ड रोटेशन होता नहीं है ना, तो वो ज्योमेट्रिकल में गया था, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन अराउंड बेटा आराम से रोटेशन होता रहेगा। बताओ मुझे, रूम टेम्परेचर पे ही 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जो रोटेशन होगा तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे, है ना। तो बेटा उसको मन वो बोलते हैं रोटोमर्स। क्या बोलते हैं, रोटोमर। एक वर्ड बच्चों बहुत जगह मिलेगा, रोटोमर्स क्या होते हैं, तो रोटोमर्स बच्चों ये होते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अराउंड आपके सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आराम से आपके रोटेशन करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म,
इसी को हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? या फिर रोटेशनल आइसोमर्स, रोटेशनल आइसोमर भी हम लोग इससे बोल सकते हैं। क्या सभी को बात क्लियर है? यस। नेक्स्ट पॉइंट, यस ये जो बच्चों कन्फॉर्मस आइसोमर्स हैं, कन्फॉर्मस आइसोमर्स, ये बच्चों आपके इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ध्यान दो, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बच्चों एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बच्चों एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में आराम से बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होती रहती है। जब इंटर कन्वर्टिबल होती है बच्चों रूम टेम्परेचर पे, तो इनको हम कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इनको हम कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इनको हम कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या होता है, मेरी बात समझ लो, सीधी सी बात है। कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता रहेगा, और रोटेशन होने के बाद बहुत सारे इन्फिनिटी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते जाएंगे, और फॉर्म होने के बाद रूम टेम्परेचर पे एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में आराम से इंटर कन्वर्टिबल होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उसकी वजह से बच्चों मुझे पता ही नहीं है, अगर फॉर्म स्टेबल नहीं होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म अगर स्टेबल नहीं बनेगी, तो मैं उसको अलग नहीं कर सकता ना, जिससे हम लोगों ने आरएस में किया था। लेकिन यहां बच्चों क्या है कि कन्फॉर्मस आइसोमर्स में रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टिबल कंडीशन होने की वजह से इसको हम लोग कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? सर। और मैं पूछूं आपसे कि एक कंपाउंड जो कन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो इन्फिनिटी कन्फॉर्मर्स बना सकता है? बिल्कुल, क्योंकि थाउजेंड ऑफ कंपाउंड वहां पे आपके फॉर्म हो सकते हैं। अब नाउ कंडीशन, ये तो बात समझ में आपको आ गई है। अब मैं बात करूंगा कंडीशन की तरफ। ये कंडीशन क्या है कन्फॉर्मेशन या कन्फॉर्मस आइसोमर्स के लिए? तो कंडीशन बच्चों ये है, मैं यहां पे लिखता हूं एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन, समझ लो बेटा। एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड विल शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कम से कम 3 कंटिन्यूअस, 4 हो तो अच्छी बात है, 2 नहीं होने चाहिए। मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? 2 कंटिन्यूअस सिग्मा हो जाएंगे ना, तो वहां पे कन्फॉर्मस आइसोमर नहीं बनने वाला। क्या होना चाहिए? कम से कम कंटिन्यूअस 3 आपके सिग्मा बॉन्ड होने बहुत जरूरी है। अगर 3 कंटिन्यूअस 3 आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो वहां पे कन्फॉर्मेशन आइसोमर्स आपको मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूं, चलो फिर मैं उस पीडीएफ पीपीटी से पढ़ूंगा। क्वेश्चन में लेता हूं बेटा, ध्यान देना। पहला कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन। क्या बताओ यहां से आपको कन्फॉर्मस आइसोमर्स बच्चों बनेंगे, यस और नो? बताओ जल्दी से बेटा। माइक आपका अनम्यूट है बच्चों। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है, सभी बच्चे बोले, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने बोला है नहीं बनेगा, यस बेटा। देखो, लिखो, टाइप करो अनन्या, है ना। मुझसे आप बोल भी सकते हो अमूल्य बेटा, है ना। मुझसे बोलना अच्छा लगेगा मुझे। आप बोलोगी तो मुझे भी क्लियर बात में समझ में आ जाएगा। आप लिख के करते हो तो फिर माइक अनम्यूट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो पहले में क्या 3 कंटिन्यूअस सिग्मा है बच्चों? देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा से, अच्छा नीचे से ऊपर जाए 1 सिग्मा, एक से दूसरा सिग्मा, इधर से इधर आए 1 सिग्मा, तो किसी भी 2 सिग्मा को देख लो उठा के, क्या 3 कंटिन्यूअस है? क्या 3 कंटिन्यूअस मिल रहे हैं? 3 कंटिन्यूअस नहीं हो रहा, 2 ही कंटिन्यूअस है ना। हाँ, तो कन्फॉर्मस आइसोमर्स नहीं बनने वाला यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंपाउंड, जल्दी से बेटा। अनन्या बेटा जल्दी से बताओ, सभी लोग। हेतल आप आंसर नहीं देती हो, बताओ जल्दी से। क्या 3 बेटा कंटिन्यूअस सिग्मा है? 1 2 बहुत सारे हैं, आप कितने भी सीक्वेंस बना लो भाई, हाँ कितने भी सीक्वेंस बना लो, बिल्कुल सही। कंटिन्यूअस सिग्मा देख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे आपके 3 कंटिन्यूअस सिग्मा है, तो पहचानने का तरीका देख लो, कन्फॉर्मस आइसोमर 100% बनेगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। मैं पूछूं आपसे वाटर मॉलिक्यूल, बताओ आंसर। मैं पूछूं आपसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बताओ आंसर, बताओ जल्दी से। मैं इंतजार कर रहा हूं, बताओ, मैं कंपाउंड देता हूं, ठीक है। मैं पूछूं आपसे N2H4, मैं पूछूं आपसे C2H4, मैं पूछूं आपसे CH3OH, बहुत सारे मॉलिक्यूल अब कर सकते हो आप।
3 कंटीन्यूअस सिग्मा खोजना है, इजी ट्रिक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में 3 कंटीन्यूअस सिग्मा होते हैं क्या? नहीं सर। यस, 2 ही तो होते हैं, एक तो नहीं। लॉन पेयर होते हैं 2, तो 2 होते हैं इसमें, 3 तो होते ही नहीं यार, तो यहाँ नहीं बनेगा। H2O2 में कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा? हाँ, हाफ बुक ओपन Yes. आधी किताब खुली होती है ना, आधी किताब हाफ बुक ओपन, वो होता है इसका स्ट्रक्चर। तो बताओ 3 सिग्मा है कंटीन्यूअस? 3 सिग्मा कंटीन्यूअस है, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल वैष्णवी, बिल्कुल। नेक्स्ट N2H4, N2H4 हाइड्रोजीन, बताओ बच्चों क्या पे आंसर मिलेगा? तो बनाओ इसका स्ट्रक्चर, 2 नाइट्रोजन, N सिंगल बॉन्ड N और 4 हाइड्रोजन है इस पे, तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 5 बैलेंसी होती है बच्चों नाइट्रोजन की। एक लोन पेयर यहाँ पे लगा लो, एक लोन पेयर यहाँ लगा लो, ये अच्छे खासे बेस होते हैं, बहुत तगड़े बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजीन। तो बच्चों 3 सिग्मा कंट्रोल क्या? 1 2 3, बिल्कुल भाई, बहुत सारे सिग्मा मिल रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे कन्फॉर्मर आइसोमर, बिल्कुल मिलेगा। यस अमूल्य, बिल्कुल। C2H4 क्या आंसर मिलना चाहिए? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, इसी में देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर, भाई बैलेंस पूरी सर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। मैंने सिग्मा ही बोला था, पाई नहीं बोला था। ये तो आपका ज्योमेट्रिकल बन गया ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले केस में चला जाएगा फिर तो उधर, समझ रहे हो? तो फिर यहाँ पे आपका बिल्कुल भी पाई बॉन्ड आ गया तो आंसर क्रॉस। CH3OH मैथनॉल मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलेगा सर। CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, बहुत सारे सिग्मा है कंटिन्यूअस, तो बिल्कुल यहां से आंसर बनेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो पहचानने के तरीके क्लियर है। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन लोग, न्यूमान प्रोजेक्शन। किसी बच्चे ने पूछा था कुछ देर पहले, सर प्रोजेक्शन बताओ मुझे, तो अभी वही प्रोजेक्शन पे आ रहे हैं। तो बेटा ये जो आपकी कन्फॉर्मर आइसोमर है उनका प्रोजेक्शन कैसा होता है? टाइमिंग यार घड़ी ना इतनी तेज भागती है, इसलिए यार मैं सोचता हूँ इसको छोड़ दूं, इसको पढ़ा दूं, इसको क्या करूं, तो समझ ही नहीं आता है। तो न्यूमन प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो न्यूमन प्रोजेक्शन जो है ना बेटा, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3D फॉर्म से 2D फॉर्म की तरफ चलने वाले हैं। ध्यान दो, 3D और 2D दोनों में हम लोग बात करेंगे, प्लीज ध्यान देना, 3D और 2D दोनों की बात करेंगे। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में समझ लो है क्या। न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर बच्चों जो फ्रंट कार्बन होता है, फ्रंट कार्बन मैं सब बताऊंगा, फ्रंट कार्बन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड बैक कार्बन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं आपके लिए, कार्बन कार्बन, यहां बच्चों आपके यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ध्यान देना बच्चों, एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ना, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है? नाम से मत घबराया करो, एडवांस बहुत घटिया एग्जाम है, पहले ये दिमाग में बिठा लो। बहुत से बच्चे बोलते हैं, बहुत सोचते हैं ना, वो साइकोलॉजिकली दिक्कत हो जाती है। क्या हम बोलते हैं कि यार एडवांस ना बहुत तगड़ा एग्जाम है यार, मतलब निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, कुछ ही बच्चे निकाल पाते हैं। यार मेरे भाई डिफिकल्ट मत मानो इसे, वो इजी एग्जाम है, बहुत इजी एग्जाम है, पढ़ने वालों के लिए दुनिया की हर चीज इजी है। आप लोगों का तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ अच्छा है, तो यार आप लोग सभी निकाल सकते हो, बट एक बार मान के चलो ना, दिल में बिठा तो लो यार एक बार, क्या चीजें इजी हैं। लेकिन जब आप पहले सोचते हो ना कि यार वो इतना ऐसा है वैसा है, तो वहीं पे दिक्कत फंस जाती है। साइकोलॉजिकली आधे तो हम 50% वहीं पे कमजोर हो जाते हैं। यार किया ही नहीं हम लोगों ने, अब कमजोर पहले हो गए, एग्जाम तक पहुंचे नहीं, कमजोरी पहले से हो रही है। यार मत करो ऐसा, पहले सोचो, सोचने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, काम करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं भाई। आप पहले दिमाग में बैठा लो, एडवांस बहुत घटिया एग्जाम है, सारे क्वेश्चन कराने के लिए मैं हूं आपके साथ, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे टीचर्स हैं, मैं आपको पूरा कराने वाला हूं, डेफिनेटली कोई टेंशन मत लो, ठीक है? एडवांस का बेटा डायरेक्शन है हमारा, मेंस तो यार बहुत बच्चे निकालते हैं हर साल, आपको कुछ अलग करना है, कुछ अलग करके दिखाना है। और आप भी जब पलट के देखोगे ना, कभी आपके पेरेंट्स भी कभी सोचेंगे ना, बेटा IIT निकालने वाले ना पूरे शहर में गिने चुने 5 से 10 बच्चे होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले एक चीज, जरा सुन लो ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमन प्रोजेक्शन की। तो न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर बच्चों एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया, ये बेटा क्या है, 2 डायमेंशनल, इसमें 2 ही एक्सिस है, एक तो कोई एक्सिस है ये वाली एक्स एक्सिस और बाकी आपके वाई एक्सिस, दिख रही है ना? 2D आपको दे रखा है। और नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हम इसको बनाएं कैसे। तो एक को बेटा मान लो फ्रंट, एक को मान लो बैक, दोनों में से किसी को फ्रंट किसी को बैक, किसी को फ्रंट मानो किसी को बैक मानो। आप इसको ऐसे मान लो, समझो जरा कि एक जो कार्बन है फ्रंट, जो F लिखा है मैंने, वो आपकी साइड में है, और जो दूसरा वाला कार्बन मेरी तरफ पीछे की तरफ है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक फ्रंट पे है एक बैक में है,
फ्रंट वाले को देखो डॉट से रिप्रेजेंट करना है और बैक वाले को आपको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो बेटा फ्रंट वाले को अपन रिप्रेजेंट करें। ये फ्रंट वाला है, इसमें डॉट आ गया ना, और 1 2 3 ये तीनों क्या हाइड्रोजन है, 1 2 3। बैक वाले को अलग बनाते हैं। बैक वाले में क्या है बेटा, सर्किल, ये सर्किल है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखो। इसको हम बहुत बार, ये तो आपका फ्रंट हो गया ना, फ्रंट हो गया ना ये, और ये कौन सा हुआ, ये आपका बैक हुआ। बैक को बहुत बार हम लोग रियर बोलते हैं, है ना, बैक को बहुत बार हम लोग रियर भी बोलते हैं, ये टर्म भी यूज करते हैं। तो फ्रंट वाला कार्बन देखो डॉट से बन गया, ये आपका सर्कल से बन गया। पहले ये समझो बेटा न्यूमन प्रोडक्शन में कैसे बनाते हैं। गिवन मॉलिक्यूल 2D आपको दे रखा है, तो हम कैसे बना रहे हैं उसको। अब इन दोनों को मिक्स कर दो, तो बेटा मिक्स कैसे करें वो देखो। फ्रंट और बैक को दोनों को उठा के ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे बनाता हूँ इस तरीके से एक सर्कल। ये कौन सा है, पीछे वाला, और इस पीछे वाले पे ये 3 हाइड्रोजन बना दिए मैंने यूं, और इसके सामने जो होगा उसको मैंने बनाया, देखो सामने वाला जो फ्रंट वाला है वो ये डॉट से, इसके पास 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3। तो ये बनाना सीखो, सिर्फ बना दिया मैंने। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट वाले को तो यूं रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, बैक वाले को ऐसे किया है। अब पता है कि सर बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, देखो ऐसा, एक कार्बन आपकी तरफ है सामने, एक कार्बन पीछे की तरफ है, तो पीछे वाला कार्बन आगे वाले कार्बन को कवर करेगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं दोनों को डॉट से बनाता ना तो दोनों दिखते नहीं, अगर दोनों को मैं सर्कल से बनाऊं तो भी दोनों नहीं दिखते, क्योंकि एक कार्बन स्फीयर शेप का है ना, एटम स्फीयर शेप के होते हैं। तो एक कार्बन जो फ्रंट वाला है वो बैक वाले को कवर करेगा ना, ढक लेगा, तो हम उससे बना ही नहीं सकते ना। तो उसके लिए एक ही तरीका क्या कि हम बैक वाले को क्या करेंगे बेटा, रियर वाले को क्या करेंगे हम लोग, बैक वाले को क्या करेंगे बेटा, सर्कल से बना देंगे, तो बड़ा बना देंगे तो दिखेगा आपको। और फ्रंट वाले को हम लोग पूरा फ्रंट, फ्रंट मतलब पास में है तो पास वाला छोटा दिखेगा या बड़ा, हालांकि बड़ा दिखता है वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्म जो है ना, जो साइंटिफिक फॉर्म उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रंट वाला आपको हमेशा डॉट से बनाना है, ठीक है, और बैक वाला बनाना है सर्किल से, और 3 हाइड्रोजन उसको इस तरीके के अंदर रिप्रेजेंट। तो यही आपका न्यूमन प्रोजेक्शन। क्या समझ में आ गया? दिस इज कंप्लीट न्यूमन प्रोजेक्शन। अब इसके बाद न्यूमन प्रोजेक्शन के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ध्यान दें बेटा, साहॉर्स प्रोजेक्शन। सेकंड प्रोजेक्शन आता है साहॉर्स, ठीक है, HORSE, साहॉर्स प्रोजेक्शन। तो ये भी आपका 3 डायमेंशनल में आता है। साहॉर्स प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो साहॉर्स प्रोजेक्शन जो है बेटा वो साइड बाय साइड व्यू होता है। क्या होता है? साइड व्यू। साइड व्यू से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी एक बार समझ लो, और कुछ भी नहीं है। देखो साहॉर्स प्रोजेक्शन में कुछ भी नहीं है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे कार्बन कार्बन ये आपको इस तरीके से दे रखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनको क्या करो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो स्पेस के अंदर, कुछ यूं इस तरीके से। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहीं पे एक और फॉर्म बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सिग्मा हो गया बीच में, ये वाली फॉर्म ऊपर होगी ये इस तरीके से, ये सब हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन। ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है, ऊपर वाला था आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। बात समझ में आ रही है? ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है और ऊपर वाला था आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं और डॉट की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। साहॉर्स प्रोजेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उसमें हम ये वाली फॉर्म बना सकते हैं जो 2D फॉर्मेलिटी होती है, उसको मैं थोड़ा तिरछा बना सकता हूँ जिससे आपको समझ में से साइड व्यू। इस साइड व्यू को रिप्रेजेंट करता है साहॉर्स प्रोजेक्शन, साइड व्यू को रिप्रेजेंट करता है और कुछ भी नहीं करता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? चलो अब देखेंगे, इसके बाद हम लोग पीपीटी शेयर करते हैं और उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जरा, ठीक है। अब बेटा पढ़ो जरा ध्यान से, देखो सभी लोग। चलो तो कन्फर्मर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, वही डेफिनेशन एज इट इज, वही आपको यहाँ पे दे भी रखी है, ठीक है। ऑल्सो रिफर्ड टू द कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशन आइसोमर आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट ऑकर्स ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। कम से कम बेटा 3 सिग्मा होने बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो पहला मॉलिक्यूल दे रखा है, तो ये वाला देखो ध्यान से, इसमें रोटेशन किया गया है। क्या रोटेशन किया गया है कि भाई क्लोरीन हाइड्रोजन और CH3 को सेम रखा गया, आप देख लो यहाँ पे सेम है, बट सामने वाले मॉलिक्यूल घुमाया जा रहा है। समझो ध्यान से भाई, एक को पकड़ लिया गया है, एक तरफ वाले को दूसरे को घुमाया जा रहा है, बार बार उसको घुमा रहे हैं। पहले 120 डिग्री पे घुमाया तो ये बन गया,
फिर से 120 पे घुमाया तो देखो ये बन रहा है, लेकिन ये वाला फिक्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक को फिक्स रख के दूसरे को घुमाते जाओ, कितने भी एंगल घुमाओ, किसी भी एंगल घुमाओ, कोई इश्यू नहीं है, किसी भी एंगल पे घुमाओ आपको नया स्ट्रक्चर बनेगा। आंख आपको यहाँ लगानी है, इधर से आपको देखना है, तो नए नए स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी फ्रंट पे था तो बैक पे आएगा, मतलब OH यहाँ पे था तो वो कहाँ पे पहुंचेगा बच्चों? बैक साइड में। डैश से पहुंच रहा है ना, डैश डाउन दी, तो ब्रोमीन बेटा कहाँ पहुंचेगा? बैस पे। देखो यहाँ पे आ गया। फिर से मैंने 120 चेंज किया तो आपको ये इक्वेशन मिल रहा है। मतलब ये जो डायमेंशन जो मैं ये बता रहा, अभी इसमें समझो कुछ नहीं, बस इतना समझो कि एक को फिक्स किया, दूसरे को मैं सिंगल बॉन्ड के राउंड घुमाता जा रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ, है ना। और कंटिन्यूअस 3 सिग्मा है क्या? 3 सिग्मा तो दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स बन सकते हैं। तो लिखा है डिफरेंट कन्फॉर्मर्स इज इक्वल टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। नीचे लिखा है दे कैन बी शोन बाय बॉन्ड लाइन, जिगजैग, साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, याद है ना, दिस इज बॉन्ड लाइन रोटेशन, दिस इज साहॉर्स प्रोजेक्शन भी पढ़ा था हम लोगों ने, और दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूमैन क्लियर हो गया, साहॉर्स क्लियर हो गया बेटा, साइड व्यू। अभी यहां देखो, थोड़ा सही समझते हैं। सभी बच्चों को बेटा स्क्रीन दिख रही है? एक बार बताओ जरा मुझे। अनन्या, यस बताओ बेटा। ठीक है, ये क्या दिख रही है आपको? थोड़ा मजा आ रहा होगा अब तो। कितने लोगों को बिल्ली पसंद है, पहले तो ये बताओ। सभी को पसंद है क्या? कुछ कुछ को पसंद है ना। तो ये हंग्री कैट है, बहुत भूखी है, और आई लाइक, ओके सर वो 3-4 कारणों में कैसे दिखेंगे? हाँ मैं बताता हूँ थोड़ा बताता हूँ। अनन्या को पसंद है, यस। देखो ध्यान दो, ये जो बिल्ली है ना बहुत भूखी है, भूखी है कि नहीं? हाँ, इसके सर दो पैर जो नीचे की तरफ है ऐसे, है ना, ये बीच में यहाँ पे कार्बन है इसके मुंह पे, बहुत खतरनाक लग रही है यार सीरियसली। और ये कान की तरफ देखो, ये जो है इस तरीके से अटैच है, और अपन ने इसको इधर से देख रहे हैं, देखो आईज है ना, इधर से देख रहे हैं, तो बिल्ली को अपन इधर से देख रहे हैं। आई लाइक कैट, हाँ बिल्कुल मुझे भी पसंद है। इधर से मैं देखता हूँ, बिल्ली को मैं देख रहा हूँ, 3D व्यू की बात कर रहा हूँ। अभी 3D व्यू में देख रहा हूँ बिल्ली कैसे दिखेगी वो समझना जरा। ध्यान में, बिल्ली बैठ गई ना, कैट बैठ गई। अब देखो, ये देखो बिल्ली है, मुस्कुराओ जरा, और अब अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल अच्छा है। तो देखो साइड व्यू देखो जरा, साइड व्यू ऑफ द सेम कैट। वो बिल्ली अभी दे रखी थी ना, उसका साइड व्यू देखो जरा। अब थोड़ा इमेजिन करो, घर में आप बैठे हो ना, अपने सामने इमेजिन करो, टेबल पे एक बिल्ली बैठी है, उसको साइड से मैं देख रहा हूँ, और बहुत खतरनाक है, भूखी बिल्ली है, उसे कुछ तो चाहिए, चूहे चाहिए, है ना। तो देखो उसका साइड व्यू कैसे, सर एक पैर यूं आएगा उसका, एक पैर सर यहाँ जाएगा, एक पैर यहाँ पे आ रहा है, एक पैर यहाँ पे आ रहा है, बाकी इसकी पूंछ आ रही है, देखो ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका पेट है भूखा, और यहाँ पे इसका हिस्सा है। कितना अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है कि लग रहा है बताओ जल्दी से। तो साइड व्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या 3 कंटिन्यूअस सिग्मा है? क्या 3 कंटिन्यूअस सिग्मा है? 1 2 1 2 3 दिख रहे हैं सर, कंटिन्यूअस बहुत सारे सिग्मा है, कोई इश्यू नहीं है ना। तो ये जो बिल्ली है ना, वो 3D व्यू से मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इस कैट की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कन्फॉर्मर्स आइसोमर। साइड व्यू में जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, उसी पे बिल्कुल मिलेगा कन्फॉर्मर्स। और आ जाओ जरा, और देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे है, नाउ टेक द सेम कैट फिगर इन इमेजिन looking at it from the left front view and right back view। समझो, फ्रंट से देखते हैं जरा, तो फ्रंट वाले को बच्चों को ने लेफ्ट व्यू बोल लिया, ये आपका राइट है पीछे की तरफ, देखो आंख लगी है, आपको दिख रहा है। अच्छा बिल्ली को दोनों साइड से देखो, देखो जरा ध्यान से, क्या समझ में आएगा? दोनों साइड से देखो बिल्ली को, कैसा आपको लगा? फ्रंट और बैक व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फ्रंट व्यू और बैक व्यू। तो क्या है, दिस जस्ट मीन्स इमेजिन लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। तो आप फ्रंट से भी देख सकते हो, आप बैक से भी देख सकते हो, राइट से देख सकते हो, लेफ्ट से देख सकते हो, आपको वहां पे ऑब्जेक्ट में चेंज होता हुआ दिखाई देगा बार बार। तो फ्रंट और बैक समझने की कोशिश करो आप, फ्रंट और बैक हम कैसे देखते हैं और क्या इसमें आपको सीन मिले, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स को इसकी हेल्प से। नेक्स्ट फिर से समझो, वही बिल्ली है फिर से। Our cat correspond to a molecule drawn in the eclipsed conformation। तो eclipsed conformation, ये सारी के सारी conformers अभी आएंगे धीरे धीरे। तो लास्ट सेक्शन आपका बचा हुआ, आई थिंक टाइम हो गया है ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर एक मिनट बता दो बेटा। स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है? एक वर्ड है स्टेरिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब होता है रिपल्शन, स्टेरिक का मतलब बल्कीनेस।
तो बेटा यहाँ पे जो रिपल्शन होगा स्ट्रेन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में रिपल्सन, दो एटम्स के जो बॉन्ड पेयर्स हैं, जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्सन को बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। और मैं बोलूं वर्ड आने वाले हैं धीरे धीरे, एक बेटा वर्ड आता है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? ये भी रिपल्सन होता है एक टाइप का। ये बेटा आपका रिपल्शन वर्क करता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ टू बॉन्ड, ठीक है, दो एटम के बीच में रिपल्सन होगा तो स्टेरिक स्ट्रेन बोलेंगे, और आपके जो बॉन्ड पेयर परफेक्टली हैं उनके बीच में रिपल्सन होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन। तो स्टेरिक क्या है, टॉर्शनल क्या है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या आंसर बनेंगे। और कल मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इसके जो डिफरेंट फॉर्म है बच्चों, फुली एक्लिप्स्ड, गॉची फॉर्म, पार्शली एक्लिप्स, स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी फॉर्म, ये जितनी भी सारी की सारी फॉर्म है आपकी, गॉची फॉर्म, इन सारी की सारी फॉर्म को मैं कल बनाऊंगा एंगल के रोटेशन के साथ, किसकी एनर्जी अधिक है, किसकी स्टेबिलिटी अधिक है, कौन से फॉर्म की, ठीक है, हम सारी की सारी बात कल करेंगे, ठीक है। और कल आपका ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो आपका कल हो जाएगा फिनिश अच्छे से। हाँ मैच दिखूंगा यार, बिल्कुल, है ना। तो कल आपका सेक्शन अच्छे से खत्म, आइसोमेरिज्म फिनिश और बिना कोई टेंशन के